तो है गाइस व्हाट्सअप तो लेकर आ गया हूँ स्वालो स्टार लैंड ऑफ ऑरिजिन के एपिसोड नंबर 382 को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे फाइनली फाइट कुछ देर के लिए ओवर हो चुकी थी। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कैसे अभी युद्ध रुका नहीं है बल्कि युद्ध और बड़ा होने वाला है। तो इस एपिसोड में हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा रूड होते हुए कोल्ड फेस में उससे कहता है। हालांकि युआन बड़े ही ठंड मिजाज के थे लेकिन उनकी बात सुनकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और वो बंदा कहता है कि इस लंबे से अरसे में हमने तुम्हारे 20 ह्यूमन एंसेस्टर को मार डाला है, वो भी अपने हाथों से। लेकिन तुमने बाकी के दूसरे फैक्शन से भी फाइट किए, ये मत भूलो। और तुमने उनसे फाइट करते हुए भी 15 और ह्यूमन एंसेस्टर को गवा दिया है। मतलब टोटल में तुमने 35 को गवा दिया है, 20 मेरे हाथों से और 15 कोई और फैक्शंस के हाथों में। और तुम उतने टाइम में सिर्फ 32 ही ह्यूमन एंसेस्टर प्रोड्यूस कर पाए हो। और कैलकुलेशन से देखे जाए तो तुम अभी भी डिक्रीजिंग नंबर्स में ही हो। और युआन उसे कह रहा होता है, उसके मुंह पे जवाब दे रहा होता कि देखो बकलोल, तुम कम होते जा रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर वो जियान सी ह्यूमन एंसेस्टर और ह्यूमन एंसेस्टर उनके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं क्योंकि उनकी जो ग्रुप थी ह्यूमन स्पेस की सबसे लार्जेस्ट ग्रुप में से एक थी। और यहाँ पर सच था कि उनकी नंबर्स बढ़ने की जगह घट चुकी थी क्योंकि यहाँ पे बैटल सिर्फ वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शन से ही नहीं बल्कि दूसरे फैक्शन से भी करने लगे थे। और दूसरे फैक्शंस वाले वीक नहीं है, वो भी स्ट्रांग हैं। वो तो ये हुआ कि उन पे वो कम नंबर से अटैक करती थी तो वो अपने नंबर्स को कम होने देते थे और वो बढ़ा भी नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा होते रहता था और वो लोग अभी भी ह्यूमन फैक्शंस मिलके प्रैक्टिशनर फैक्शन से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही प्रेशर के साथ एक आवाज़ आते हुए कहती है कि तुम आठों मिलकर एक साथ फाइट कर रहे हो, इससे क्या ही होगा। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उनकी लाइफ स्पेन इन्फिनाइट होती है, सेम टू सेम अपने लॉर्ड्स की तरह ही। जब तक यार अपने इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारकर ख़त्म ना कर दिया जाए वो ऐसे थोड़े ना मरने वाले हैं। और ऐसे इटर्निटी में कोई बंदा भी अपने पाइनिकल ऑफ पावर्स में चला जाएगा, चाहे वो कितना ही घटिया से घटिया चीज़ क्यों ना करता हो, चाहे वो कितनी घटिया टैलेंट को क्यों ना पोजेस करते हो। इन्फिनाइट लाइफ रहेगी तो वो कभी ना कभी पाइनिकल तक चला ही जाएगा जब तक उसको रास्ते में ही काट कर मार न दिया जाए। जिसके साथ निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर्स अपनी बातों में जोड़ते हुए कहते हैं कि किसी को पाइनिकल ऑफ पावर्स की ललत होती है और उसके लिए सैक्रिफाइस भी करना ज़रूरी होता है। सैक्रिफाइस नहीं दिया गया तो हम पाइनिकल ऑफ पावर्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि हम फेल भी हुए, हम ख़त्म भी हुए, लेकिन हम ख़त्म भी होंगे तो हम खुशी खुशी के साथ दुनिया छोड़कर जाएंगे। अब यहाँ पे वो जियान सी ह्यूमन एंसेस्टर और यानहू ह्यूमन एंसेस्टर अपने 8 लॉर्ड की तरफ घूर कर देखना शुरू करते हैं। मतलब वो साफ साफ ये कह रहे थे कि हम तो तुम्हें ले डूबेंगे लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मरेंगे भी तो हंसते हंसते जान दे देंगे लेकिन तुम सबको रुआ कर जाएंगे। जिसके साथ वहाँ पर ऐसे चलने लगता है। अब वो जियान ह्यूमन एंसेस्टर फिर से कहती है, मतलब यहाँ पे सी लिखा हुआ है वो जियान सी, तो मैं इसको लड़की ही मानकर कह रहा हूँ वरना इसको लड़का बोला जाए तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब यहाँ पे वो जियान सी ह्यूमन एंसेस्टर कहती है कि जो ऑरिजिन कोर से ऑरिजिन वर्ल्ड्स की वो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस की फाइनेस्ट रिसोर्सेज में से एक है। अगर मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं हुई तो मेरे बाकी के फैक्शंस को भी होंगी। तुम्हारे पास अभी बहुत सारी क्लैंस क्लस्टर्स मौजूद हैं और बाकी के फिलहाल में इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैंस की ज़रूरत भी है। युआन तुम्हारे पास 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स है जिसको कि तुमने अकेले मोनोपोलाइज कर रखा है और वो 3600 वर्ल्ड क्लस्टर सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस है जहाँ पे फल फूल उगते हैं। मतलब वो कह सकते हो कि घनी आबादी वाली जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज हर एक चीज़ ज़्यादा तादाद में है। और ये सच भी है कि अपने ह्यूमन प्रैक्टिस अपने ह्यूमन लॉर्ड्स ने कुछ ज़्यादा ही मोनोपोली कर रखी है। उन्होंने सच में कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिसोर्सेज वाली जगह को ह्यूमैनिटी का पार्ट बनाकर रखा है। आखिरकार ऐसा गोश्त ना होगा। वैसे भी लॉर्ड्स की गलती है, उसे इतना ज़्यादा हक नहीं जताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड्स करे भी तो क्या करे, अगर वो हक नहीं जताएंगे तो ये सभी उसको कूट डालेंगे।
जिसके साथ यहाँ पे यान फेंग हमें दिखाया जाता है दूसरे एंसेस्टर्स को, जहाँ पे एक बंदा कहता है यान हुआ एंसेस्टर कि देखो ऑरिजिन वर्ल्ड्स की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, अगर तुम पीछे हटोगे और अपने लिए सिर्फ 1100 वर्ल्ड क्लस्टर बचा के रखोगे तो हम ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस इस वॉर से कॉम्प्रोमाइज़ करके पीछे हट जाएंगे। मतलब अपने युवान को वो साफ साफ कहते कि तुम्हारे पास 3600 है तो इसमें से 1100 वर्ल्ड क्लस्टर अपने पास रखो, बाकी के हमें दे दो, फिर हम वॉर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चालाकी देखो, इसमें ऐड तो नहीं की है लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ, अगर उनके पास वर्ल्ड क्लस्टर चली गई तो मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लस्टर्स हो जाएंगे, उनके ऑरिजिन कोर्स भी उनके पास मौजूद हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने जितने भी वर्ल्ड लेवल के ह्यूमन बींग्स से उनको ह्यूमन एंसेस्टर लेवल तक प्रोड्यूस करने की पावर्स को रख पाएंगे या फिर कुछ और प्रोड्यूस हो भी जाएंगे इतने सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स को खाने के बाद। अगर यहाँ पे उनकी संख्या 100 से 200 हो गई तो बताओ आखिरकार वो फिर से लाइफ फॉर्म फिर से बाकी के वर्ल्ड क्लस्टर्स को पाने के लिए अटैक नहीं करेंगे क्या? मतलब कि यहाँ पे अगर युवान गिव अप कर देगा तो आगे चलकर उससे बाकी के वर्ल्ड क्लस्टर्स को भी खोना पड़ेगा, क्योंकि एक बार उनकी पावर्स बढ़ जाएगी तो वो फिर से अटैक करने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 8 लॉर्ड्स उनकी तरफ कोल्डली देख रहे हो तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब कहते कि हम तुम्हें दे देंगे, इतना आसान समझे हो क्या? अब ये देखकर वो जियांसी ह्यूमन एंसेस्टर्स बाकी के चूजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी में रिट्रीट होते हुए कहते हैं कि चलो तुम्हारा जवाब ना है ना तो फिर इंतजार करो और देखो क्या होता है। अब चूजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स वो पाइनेकल और पाथ में आ चुका था, वो अपने स्टॉर्म्स और बाकी सब चीज़ों से फाइट कर सकता था और बाकी के माइटियस्ट फोर्स से भी अनसेकंड आता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस का एक पार्ट था और वो अभी इन समय मदद कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कुछ लॉर्ड्स जो भाग चुके थे वो भागे नहीं थे, पिछले एपिसोड में अच्छे से बताया नहीं गया था, लेकिन बस इतना दिखाया था कि वो वॉर से रिट्रीट हो चुके थे तो हमें लगा कि वो भाग गया, लेकिन हमें पता चलता कि वो असल में भागे नहीं बल्कि वो अपने सी हुआ मतलब चू सी ह्यूमन एंसेस्टर होते ना उसके बॉडी में सब चले जा चुके थे, वहाँ पर रेस्ट लेने लगा था। और जबकि ये बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अपने 8 लॉर्ड्स भी उसको हार्म नहीं कर सकते तो बाकी के क्या ही कर सकते, वो बड़े ही मज़े से आराम से उसके बॉडी के अंदर बैठकर काम कर रहे होते हैं। अब हमें लॉर्ड जिंग मैंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने बाकी लॉर्ड से कहते कि वो रीइंफोर्समेंट बुला रहे हैं। अब यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन की क्लोन्स पूरे के पूरे काउंटलेस फ्यूचर टाइमलाइंस में ट्रांसफर कर दी थी और उससे हर एक पॉसिबिलिटीज़ का अंदाजा हो जाता है और वो कहते हैं कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो इस वॉर को और बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स और बाकी के फैक्शंस के ऊपर डोमिनेंस को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो बाकी के दूसरे फोर्सेस को भी बुलाएंगे। मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि इतने सारे एक साथ ख़त्म होने के वजह से बाकी के दूसरे फैक्शंस को भी बीच में वो लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एक बार लॉर्ड को सप्रेस कर सके। वो दूसरे फॉर्मिडेबल रिइंफोर्समेंट को बुलाने वाले थे। टोटल में 100 ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जिसमें से 73 ही फाइट कर रहे थे, तो बाकी के 30 और भी मौजूद हैं, तो वो भी आ सकते हैं और साथ में दूसरे फैक्शंस के भी बंदे यहाँ पे आ सकते हैं। अब लॉर्ड लू फेंग और बाकी के 6 अदर लॉर्ड जिंगमैन के शब्दों पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करती थी क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ह्यूमन एंसेस्टर चू सी ह्यूमन एंसेस्टर की बॉडी में छिपा हुआ है और उनके पास कोई भी तरीका नहीं कि वो वहाँ से भाग सके, क्योंकि लॉर्ड जिंगमैन के पास सबसे पावरफुल स्पेस टाइम के ऊपर मास्टरी है, तो बाकी का वो इतनी आसानी से कैसे भाग सकते और वो भाग जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर भागने की कोशिश करेंगे तो लॉर्ड जिंगमैन उसे अपने स्पेस टाइम मास्टरी में फंसा कर रख देंगे कि वो वहाँ से भाग ही नहीं पाएगा। अब वो तो बात है अलग चूसी जिंगमैन मास्टर की, जिसकी वजह से सब लोग बच गए होते हैं। अब यहाँ पे वो सब रुके होते हैं और अपने 8 लॉर्ड उसका इंतजार करे तो उसको घेर कर खड़े होते हैं ताकि उन सबको मौका भी ना दिया जा सके। और अभी कि फिलहाल वो सब अपने रीइंफोर्समेंट का इंतजार कर रहे थे और यही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अब युवान अपने जिंगमैन से पूछते हैं कि आखिरकार इस बार कितने ह्यूमन एंसेस्टर आने वाले हैं, तो लॉर्ड जिंगमैन कहता कि एटलीस्ट 30 तो आएंगे ही, जिसको सुनकर लू फेंग, जिन मिंग, वामो मैन, नाइगू वुलन वो सभी के चेहरे थोड़े से पीले पड़ जाते हैं क्योंकि इतने सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स जब वॉर को ज्वाइन करेंगे तो उनकी कंबाइंड फोर्सेस 100 से भी ज़्यादा हो जाएंगी और जो पावरफुल शेयर फोर्स होगी वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और टेरिफाइंग हो जाएंगी। उन्होंने पहले बचा कर रखा था लेकिन सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, तो अगर एक साथ उन सबको आना पड़ेगा तभी वो लॉर्ड्स को
थोड़ा सा पुश बैक कर पाएंगे। इसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग उन सबसे चिंतित होते हुए कहते हैं कि हमारे फैक्शंस की जो फेट है, किस्मत है, वो अभी इसी स्टेज पर है और मुझे लगता है कि 9 सॉवरिन्स में इसमें जरूर गैदर होगा। मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे 9 सॉवरिन्स जो कि यहाँ का सबसे मोस्ट पावरफुल बीइंग माना जाता है, टॉप 9, वो भी यहाँ पे आने वाला है। इसलिए वो कहता कि हमें प्रिपेयर होना चाहिए, हमें अभी डिफेंस पे फोकस होना चाहिए। यहाँ पर हमें अपने इस सारे अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो हम सेक्रीफाइस करेंगे। हमें अपने फॉर्मेशंस को बनाए रखना है, फिर हम बाद में काउंटर अटैक जरूर करेंगे। युवान सबसे कहता है यही चीज़ और वो ये भी कहता है कि लू फेंग जब तक है तो हमें डरना नहीं है कि हमारा लंबा ये बैटल कितना लंबा तक जाएगा, क्योंकि लू फेंग सबकी एनर्जी को रिप्लेनिश करता जाएगा। लू फेंग की खुद एनर्जी रिप्लेनिश होती जाएगी। फिर से युवान, जिन, वुलैन, मिंगवा, नाइगू, जिंगमैंग, मोमैन और लू फेंग 8 लॉर्ड्स वहाँ पे बैटल फॉर्मेशंस को बना लेते हैं और वो चूसी हिनवान एंसेस्टर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो गार्ड पे रहते हैं और एकदम से तैयार होते कि जैसे ही कोई वीकर हिनवान एंसेस्टर जो कि अपने ट्रू फॉर्म में इमर्ज होने की कोशिश करेगा उसे वहीं पे मौत के घाट उतार डालेंगे। अब यहाँ पे वो सब तैयार होते हैं, लेकिन हमें सीन चेंज कर इटर्नल लैंड का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें बाकी के और भी पावरफुल फैक्शंस के अंदर पावरफुल लॉर्ड्स को दिखाया जाएगा। लॉर्ड्स तो नहीं बल्कि वहाँ के पावरफुल बंदों को दिखाया जाएगा। अब ये इटर्नल लैंड का सीन होता है जहाँ पे ये इन्फिनाइट हिनवान स्पेस का वो जगह होता है जहाँ पे इन्फिनाइट हिनवान स्पेस में सिर्फ वही बंदे बैठ सकते हैं जो कि इमॉर्टल वेलम तक पहुंच चुके हैं। मतलब इस जगह पे सिर्फ इमॉर्टल वाले बंदे ही बैठ सकते हैं और यहाँ पर सीट्स होती हैं। अब यहाँ पे एक लैंड होती है जो कि इन्फिनाइट हिनवान स्पेस में खुद से जन्म ली थी, जैसे ऑरिजिन लैंड्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ का जो सिंगल स्पेक ऑफ डस्ट होता है वो किसी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को सप्रेस कर सकता है। मतलब देख रहे हो यहाँ की पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ का एक धूल एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को सप्रेस कर सकता है और जो इस इटर्नल लैंड से जो प्रेशर निकल रही होती है इनविजिबल, वो किसी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को धूल में तब्दील कर सकती हैं। मतलब कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग वर्ल्ड है अपने ऑरिजिन वर्ल्ड की तरह ही। और ये भी बताया जाता है कि जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के अंदर जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स आते हैं उनमें 90% यहाँ पर आने के तो अनवर्दी है, वो वर्दी भी नहीं है कि यहाँ पे कदम भी रख सकें। अब यहाँ पे हमें इसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जगह पे एक एंशिएंट राउंड टेबल मौजूद थी जिसके ऊपर कई सारे पैटर्न्स इनग्राफ्स होते हैं और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेबल के ऊपर लगभग 48 सीट्स होती है जिसके ऊपर अभी 3 ऑक्यूपाइड होते हैं, मतलब 3 बंदे आकर उस पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ की जो इन्फिनाइट स्पेस थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो यहीं पर आकर मिला करते थे। जिसके साथ वहाँ पर एक बंदा जो कि बैठा होता है उसके पास एक आई फॉर्मिंग होती है, मतलब कह सकते हो कि उसकी पावर्स थोड़ी आई की टाइप की होती हैं और वो भी दूर से बैठा हुआ उन डिस्टेंस बैटल में देख रहा होता और क्या था कि ये तो प्रैक्टिशनर्स का 8 लॉर्ड है। मतलब यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि वो उस जगह पर बैठकर अपने प्रैक्टिशनर और साथ में ह्यूमन एंसेस्टर्स के बीच के होते हुए फाइट को देख पा रहा था। मतलब वो इस इटर्नल लैंड से उतने दूर जगह की हो रही फाइट को देख पा रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलती है कि उन सबकी आई साइट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है या फिर वो किसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो उतने दूर के फाइट को देख सकें। जिसके साथ वो आगे कहते हैं कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस तो सच में यूनिक हैं। वो अपने ऑरिजिन वर्ल्ड्स में काफ़ी या वीकलिंग होते हैं लेकिन फिर भी कल्टिवेशंस का यूज़ करते हुए वो सुप्रीम पावर के एसेंस को ग्रैप्स कर पाते हैं और हमारे कंधे से कंधे मिला पाते हैं। अब उनका कहना भी सही है क्योंकि जितने भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर बंदे मौजूद हैं वो बहुत ही वीक है। मतलब देख रहे हो कि एक हाई लेवल ह्यूमन बींग्स का भी वो सामना नहीं कर सकते हैं। ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर एक हाई लेवल ह्यूमन बींग्स घुस गया ना अपनी फुल पावर से तो सबको तबाह कर देंगे, एक अकेला ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर उनकी पावर्स एकदम से ऐसी बढ़ जाती हैं कि वो उन सबका सामना करना पॉसिबल हो जाता है। मतलब एक बंदा जो कि केजुअल से ब्रेक थ्रू भी नहीं किया है, जो कि एक हाई लेवल का सामना भी नहीं कर सकता है, वो ब्रेक थ्रू करने के बाद लॉर्ड्स लेवल की पावर्स को पोजेस कर लेता है और इन सब की कंधे से कंधे मिला पाता है। मतलब ये सच में बहुत बड़ा गैप है और लू फेंग ने इसी पावर्स को तो गेन किया है। जिसके साथ वहाँ पे वो बंदे कहते हैं दूसरा बंदा कि हम ये तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और हर एक उनमें से जो 8 में से हर एक बंदा है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर एक बंदा कहता है कि मैं
जिन मैंग को ज़्यादा एडमायर करता हूँ, और मिंग हुआंग वो तो मेरा दोस्त है, मतलब वो मेरा खुद का दोस्त है। मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पे सब कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और आर्मर वाइट आर्मर वाला बंदा होता है जो कि इस चीज़ को देखकर गुस्से में देखने लगता है, और वो उससे बंदे से कहता है कि यार लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन उनमें एक ऐसा बंदा है जिसका नाम जिन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक वाला बंदा है। लास्ट टाइम जब मैं एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में था तो उसने मुझे हरा नहीं पाया था, लेकिन जब मैं फाइट कर रहा था तो उसने मुझे पीछे से हमला किया और उसने ये सब किया। ये मुझे कुछ ज़्यादा ही घटिया लगता है कि उसने इसकी इतनी हिम्मत की कि जब मैं बैटल कर रहा हूँ तो उसने मुझ पर अटैक की। अब यहाँ पे कितना सच है कितना झूठ हमें ये तो नहीं पता, लेकिन अभी की जो कहानी हो रही है ये कह सकते हो कि आपने अगर सोलो लेवलिंग देखी होगी तो सोलो लेवलिंग में कैसे वहाँ पे मोनार्चीज मौजूद थी, तो ये सेम टू सेम वैसा ही सीन जा रहा है। अपना लू फेंग को मान लो कि वो संग जिनू है और बाकी की ये सारे बंदे वो मोनार्चीज की तरफ बातें कर रहे हैं, तो यार उस तरह की कहानी आ जाएगी तो थोड़ी मोड़ी एक्सेप्ट वाली हो जाएगी। जिसके साथ वो वाइट आर्मर बंदा बहुत ही गुस्से में होता है और अपने डिस्ट्रक्शंस की गोला को रिलीज कर रहा होता है, जिसके साथ वो भी कहता है प्रैक्टिशनर फैक्शंस में लॉर्ड जिन, लॉर्ड मोमेंट और लॉर्ड नाइगू है जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस हैं और उनकी टैक्टिक्स कुछ ज़्यादा ही अंडरहैंड है, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा ही नीच तरीके के टेक्निक को यूज़ करते हैं। लेकिन उसी के साथ एक और तीसरा बंदा जो कि फेडर टाइप होता है वो बैठा होता है, वो वहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस को थोड़ा सेंस टाइप का रखता है और वो वहीं पे दिख रहा होता है। उसकी ऑरा काफ़ी ऑर्डिनरी होती है, लेकिन फिर भी वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के पाइनेकल में खड़ा होता है, जिसके साथ वहाँ पर वो कहता है कि लॉर्ड नाइगू अकेला मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन एक बार लॉर्ड नाइगू और लॉर्ड मोमेंट एक साथ मिल जाए तो यार ये 3 लॉर्ड्स मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। जिसको सुनकर जो वाइट आर्मर बंदा होता है वो अपने उस बंदे जो कि फेडर वाला बंदा होता है उसको देखकर हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पंख को किसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से नोच डाला है। जिसके साथ ये फेदर जो बेंग होता है वो उस बंदे का नाम लेते हुए कहता है कि कैफ जीव। तो ये सुनकर जो कैफ जीव होता है वो कहता है कि मेरी मिस्टेक हो तो मैंने जानबूझकर बोल दिया। अभी यहाँ पे व्हाइट आर्मर हैंड वहाँ पे मतलब जो व्हाइट आर्मर फिगर जो कि कैफ जीव होता है वो अपने हाथों को वेव करते हुए एक इमेज को जनरेट करता है और वो कहता है कि देखो ये तो एक फेदर बेंग है जो कि कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल स्टेट में है, मतलब कि वो उसी फेदर बेंग की उस स्टेट वाली पिक्चर को दिखाता जिसमें कि उसकी काफ़ी घटिया हालत हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा वाउंडेड था और उसके पंख पूरी तरह से नोच डाले होते हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खून लगी हुई होती हैं। और यहाँ पर कैफजी वहाँ पे कहता है कि मेरी मेमोरी गलत नहीं हो सकती, देखो इसमें तो अभी बहुत सारे पंख मौजूद है, मतलब वो उस फेडर बैंक की मजाक उड़ा रहा होता है कि देखो तुम्हें यहाँ इतने सारे पंखों को नोच डाला, वो कुछ पंख बचे होंगे तो उसको देखकर वो कहता है कि देखो कुछ पंख अभी भी बचे हुए हैं और वो मुस्कुराने लगता है, स्मार्क देने लगता है, जिसको देखकर यार वो फेदर बैंक को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है, मतलब कि उसकी सामने उसको बेइज्जती की जा रही है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, सब पाइनेकल बैंक से आपस में फाइट कर नहीं सकते। अब यहाँ पे उनकी स्टेटस के मुताबिक वो आपस में ऐसे ही बात करते थे ताकि वो अपने टाइम को अच्छे से चेरिश कर सके। यहाँ पर पता चलता है कि जो कैफजी होता है उसके पास कोई भी फैक्शंस नहीं होता है, उसकी कोई भी कंपेनियंस नहीं होती और वो अपने पीक पावर में सॉलिटरी अकेला खड़ा होता है। आखिरकार वो ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि उसको किसी से डर नहीं है और उसको अपना टाइम पास भी करना है क्योंकि उसकी लाइफ इमॉर्टैलिटी है। अब यहाँ पे फेडर बैंक वो एंडेवर करता क्योंकि वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि कैफजी को देखा जाए तो वो अकेला काम करता है, वो किसी से नहीं डरता है, लेकिन ये जो फेदर गाय है उसको डर लगना चाहिए, वो क्लान्स में काम करता है, वो ग्रुप में काम करता है, वो अकेले नहीं लड़ सकता है कैफजी के साथ। अब यहाँ पे ये सब चल रही होती है और वो सभी अपनी डिस्टेंस बैटल फील्ड की तरफ ही देखना शुरू करते जहाँ पे 8 लॉर्ड्स और वो ग्लोब वाली मतलब वही चीज़ यू सू एम्परर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो वहाँ पे सबको प्रोटेक्ट करके बैठी हुई होती हैं और सभी वहाँ पे चल रहे होते हैं। अभी के फिलहाल वहाँ पे सब ऐसे ही खड़े होते हैं और बाकी की जो रिमेनिंग 70 फोर्सेज होते हैं वो रिट्रीट कर रहे होते हैं, वो कर भी क्या सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से तारीफ करने लगते हैं और फेदर एम्पर वहाँ पे उन सब की तारीफ करते हुए क्या था कि जब ये 8 बंदे एक साथ फोर्स में ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये इनेट ह्यूमन स्पेस या इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के सबसे डोमिनेंट पावर्स को पोजेस कर लेंगे और यहाँ पे ये फैक्शंस हमारे एक इटर्नल लैंड को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सुनकर वो बंदा क्या था कि हाँ तुमने सही कहा, प्रैक्टिशनर फैक्शंस अपने अपर हैंड को
अभी गेन कर रहे हैं। तो इसको सुनकर वहाँ पर वो कुछ और एंशिएंट बीइंग्स होते हैं जो कि मौजूद हो चुके थे, और वो भी उस बैटलफील्ड को देखते हुए कहते हैं कि हमने उन लॉर्ड्स के वर्ल्ड क्लस्टर्स को 3 वर्ल्ड क्लस्टर्स को सीज कर लिया है। तो क्या एक बार उनकी एंशिएंट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से मतलब एंसेस्टर्स ह्यूमन लाइफ फॉर्म से फाइट खत्म हो जाएगी, तो क्या वो 8 लॉर्ड्स हमारे पीछे आएंगे? अब यहाँ पे मेजर फैक्शंस की क्लास के दौरान हमें दिखाया जाता है कि कुछ अदर फैक्शंस ने भी अपने लॉर्ड्स का फायदा उठाते हुए उन लॉर्ड्स के कुछ वर्ल्ड क्लस्टर्स को अपने हाथ में कर लिया था, और कुछ ने तो हंड्रेड्स की संख्या में अपने कब्जे में कर लिया होता है। मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे अपने जो लॉर्ड्स हैं उनसे सारे कितने घृणा करते, कितना नफरत करते हैं। यहाँ पे लड़ाई के समय किसी ने भी अपने लॉर्ड्स की मदद नहीं की, बल्कि सब ने उसका फायदा ही उठाया। कुछ ने 3 को, कुछ ने 10 को, किसी ने 100 से भी ऊपर को लूट डाला होता है। और सबसे पहले उन्होंने ये सोचा था कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस को हराया जा सकता है, वो बने हुए हैं कि ताकि उन्हें मारा जा सके। और सब सोचे थे कि यार कोई ना, ये तो होगा ही, इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म सीख जाएंगे, ये लॉर्ड्स क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जबकि सिचुएशंस एकदम से पलट चुकी है और प्रैक्टिशनर फैक्शन जीत चुकी हैं, तो ये लॉर्ड्स इन सब मैटर्स को अलग नहीं होने दे सकते हैं। मुझे इंतजार तो है उस वक्त का जब लू फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि सारे के सारे बंदे अपने लू फेंग से डरने लग जाएंगे, और लू फेंग उन सबसे बदला लेने के लिए वहां पर जाएगा, उतरेगा और सबको कुत्ते की मौत मारेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखने वाले हो कि आखिरकार मैं इतना एक्साइटेड क्यों, और आप लोग भी इस चीज़ को, आप आगे की कहानी जो कि अभी आपको बताना हो इसको सुनकर आप एक्साइटेड हो जाओगे। अब यहाँ पे ये सब वो डर रहे होते हैं। अब डर कौन रहते हैं? जो कि वीकर फैक्शंस में होते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि लगभग 12 फैक्शंस ऐसे थे जिन्होंने कि लॉर्ड्स के वर्ल्ड क्लस्टर्स को सीज कर रखा था। उनमें से कोई वीकर भी होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्गर, और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ वैरी करती है। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी वो फ्रॉस्ट पीक एलायंस थी, जिन्होंने कि 12 इटर्नल लैंड बैंक्स के एक कोलिशन को बना रखा था। मतलब 12 इटर्नल लैंड बैंक्स की पावरफुल ग्रुप थी जिसमें बहुत ही पावरफुल बंदे मौजूद थे, और उनकी ग्रुप कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती हैं। उनकी नंबर्स काफ़ी कम थी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के मुकाबले, लेकिन उनकी जो कंबाइंड स्ट्रेंथ थी वो उन सबसे भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है, और कोई भी अदर फैक्शंस के पास इतनी पावर होती नहीं कि वो उसको रिस्ट्रेन भी कर सके। वो एकदम से एरोगेंटली एक्ट करते हैं। उनके लिए ऑरिजिन कोर्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मतलब जितना ज़्यादा अपने ही नेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के लिए मैटर करता है। लेकिन फिर भी वो अपने लॉर्ड्स पर अटैक किए थे, लॉर्ड्स पर अटैक करके उनके वर्ल्ड क्लस्टर्स को अपने हाथ में कर लिए होते हैं। और फिलहाल में फ्रॉस्ट पीक एलायंस की आंखें अपने वर्ल्ड क्लस्टर्स पे भी होती हैं, तो उन्होंने कुछ हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लस्टर्स को ही कब्जे में किया था और बाकी सबको छोड़ दिया था। अगर यहाँ पर वो चाहते तो इससे कई गुना ज़्यादा, मतलब मान लो कि 100 तो 300-400 तो आराम से वो कैप्चर कर लेते, इतनी उनके पास पावर्स थी। जिसके साथ यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने तो बस उनके सैकड़े वर्ल्ड क्लस्टर्स ही 100-200 ही वर्ल्ड क्लस्टर्स को कब्जे में किया है। आखिरकार वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस क्या ही कर सकते हैं? क्या वो हमसे फाइट करना चाहते हैं? मतलब कि यहाँ पर ये जो पावर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब ये फैक्शंस होती है इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उन्हें अपने लॉर्ड से डर ही नहीं लगता। वो खुलेआम चैलेंज कर रहे होते कि उन कर ही क्या सकते हैं, हमने तो बस उनके 100 वर्ल्ड क्लस्टर्स को लिया। क्या उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो हमसे फाइट करेंगे? आएंगे तो उनको कुत्ते की दौड़ा के मारेंगे। अभी फ्रॉस्ट पीक एलायंस किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी, वो अपने प्रैक्टिशनर्स के डोमेन के बारे में केयर भी नहीं करती। जिसके साथ हमें सीन सेंस का डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने ह्वांग सिटी के सिटी लॉर्ड मैंसन्स के पवेलियन में खड़ा होता है। उसकी बॉडी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। अब उसकी जो बॉडी जो यहाँ पे मौजूद थी उसकी पावर्स अभी 1% टोटल एनर्जी रिजर्व्स की जितनी होती हैं, जो कि पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो लॉर्ड मोमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्बैट क्लोन्स की टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे लू फेंग कहता कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जब मैं ब्रेक थ्रू किया तभी मुझे जाकर पता चला कि आखिरकार उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग को अच्छे से पता चल जाती है कि अभी उसकी पावर सफिशिएंट नहीं है, उसे और भी बढ़ानी पड़ेगी। और लू फेंग एक और चीज़ अच्छे से जानता था कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उनके सबसे बड़े एनिमीज़ हैं, और बाकी के फैक्शंस तो और भी जहाँ नॉर्मलस तरीके से उसके साथ जुड़े हुए हैं। लू फेंग ये अच्छे से जान चुका था कि बाकी के फैक्शंस भी उन सबसे दुश्मनी ले चुके, तो उन सब
इसका भी निपटारा करना ही पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पर वो सोचने लगता कि क्या किया जाए। लू फेंग अपने ब्रदर युआन के बारे में सोचते हुए क्या था कि ब्रदर युआन की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद वो इतना ज़्यादा हम्बल है, ये इतना भी आसान नहीं है। लू फेंग जानता था कि अभी जो प्रैक्टिशनर्स की फैक्शंस की जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है वो पिछले समय से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। आफ्टर ऑल लॉर्ड जिंगमिंग ने इतनी सारी मेहनत करके अभी तक बचाया था, लू फेंग फिलहाल में आकर उनकी मदद की, जिसकी वजह से सारे लॉर्ड्स को थोड़ा सा आराम मिल पाया होता है। लू फेंग पेशेंस होता है। लू फेंग एक लॉर्ड था तो उसके पास इन्फिनाइट टाइम थे कि वो बैटल को कर सकता है, और हर एक लॉर्ड अभी के फिलहाल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो चुका था कि उनकी पावर्स बढ़ेगी आगे चलकर जरूर, और वो इस बैटल को जरूर एक ना एक दिन खत्म जरूर कर देंगे। और जबकि लू फेंग अभी ओरिजिन वर्ल्ड में मौजूद था तो लू फेंग अभी ओरिजिन वर्ल्ड में सारे पावर्स को यूज कर पा रहा था। मतलब लू फेंग लॉर्ड बन चुका था और अभी उसकी एक क्लोन कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि इसकी एक पावर्स की सिंपली एक कॉपी ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी। और यहाँ पे आपको एक और अच्छी सी जानकारी मिलेगी, मतलब सूचना या फिर कुछ खुशखबरी कह सकते हो, वो सब देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे लू फेंग ओरिजिन वर्ल्ड में मौजूद था, लू फेंग एक लॉर्ड बन चुका था तो उसके लिए ओरिजिन कोर को देख पाना बहुत ही आसान हो चुका था। लू फेंग उस ओरिजिन वर्ल्ड के कोर तक को देख पाता बिना किसी रेसिस्टेंस के। लू फेंग जब लॉर्ड नहीं बना था तो वो उस कोर को नहीं देख सकता था। अब लू फेंग उस कोर के अंदर अपनी पावर्स को डालना शुरू करता है और ऐसा लगता है कि लू फेंग की एक बॉडी एक दूसरी दुनिया बन चुकी हो, मतलब लू फेंग खुद में एक ओरिजिन वर्ल्ड बन चुका हो। लू फेंग के लिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट में कुछ भी नहीं छिपा होता है। लू फेंग पूरे पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर रूल कर सकता है, यहाँ तक कि वो उनके वास्ट रिवर काउंटलेस लाइव्स हर एक चीज़ को, वहाँ के टाइमलाइन को, मतलब हर एक चीज़, मतलब जितनी चीज़ आप सोच सकते हो, लू फेंग ओरिजिन वर्ल्ड का मालिक बन चुका होता है अपने उस जगह का। वहाँ पे हर एक चीज़, जितने भी यूनिवर्सेस मौजूद है, मतलब जो मैंने बताया अभी तक, वो सभी चीज़ों का मालिक अभी लू फेंग बन चुका होता है। लू फेंग के पास सारे टाइमलाइन आ चुके थे। लू फेंग हर एक को जो मर भी चुके हैं उसके टाइमलाइन तो अभी देख सकता था। लू फेंग उस टाइमलाइन में से किसी को भी निकाल कर फिर से रीस्टार्ट कर सकता था। लू फेंग किसी को भी जिंदगी दे सकता था। लू फेंग किसी को वापस से जिंदा कर सकता था। अब यहाँ पे लू फेंग उन्हीं सभी टाइमलाइन को देखने लगता है जहाँ पे लू फेंग को किसी और की नहीं, ह्यूज एक्स क्रिएटर की झलक मिलती है, जो कि माइटी कुछ भी कुछ और सिमिलर फेसेस दिखने लगते हैं। मतलब लू फेंग को यहाँ पे सिर्फ ह्यूज एक्स क्रिएटर का ही नहीं बल्कि सबके फेसेस दिखना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही कमज़ोर क्यों ना, चाहे कितने स्ट्रांग ना हो। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर लू फेंग चाहे तो अर्थ पे जो 5 योद्धा सेक्रीफाइस किए थे, आपने शुरुआत में देखा कि कैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हराने के लिए 5, उन सब ने, मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन उन सब ने सेक्रीफाइस कर दिया। तो लू फेंग उन सब को भी हो सकता है कि वापस से लाइफ मिले, या लू फेंग इस लेवल तक चला गया है और जब यहाँ पे वो सब 5 फिर से रिवाइव होंगे तो लू फेंग जब उनसे मिलने जाएगा तो वो सब कैसे समझाएगा कि वो किस लेवल तक जा चुका है। लू फेंग अभी सबको देख सकता है, यहाँ तक कि लू फेंग अपने मेंटर जुओ सांके के किंग ऑफ जिन के डेज को भी देख पा रहा होता है, मतलब उसके पास्ट लाइफ को भी देख पाता है। लू फेंग की पावर्स इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब वो कंप्लीट टाइमलाइन को कंट्रोल कर सकता था। लू फेंग की पावर्स इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, वो किसी को मार सकता है, किसी को ख़त्म कर सकता है, किसी को भी। लू फेंग हर एक चीज़ को देखता है। लू फेंग क्या आता है, तो यही लॉर्ड बनने की ब्यूटी होती है, ये खूबसूरती कि मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब हम लोग हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में सबकी रिवाइवल देखें, जितने भी लू फेंग के दोस्त हैं उन सबको वापस जिंदा होते हुए देखें। लॉर्ड जिन मतलब अपने जुओ सांके के मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट के फैमिलीज को वापस आते हुए देखें। मतलब लू फेंग की पावर्स इतनी हो चुकी है कि वो सबकी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। हे लू फेंग 25-26 मेरे को भी सब्सक्राइबर दे दे। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।